हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज 10 मिनट रिवीजन सीरीज में हम एक चैप्टर पढ़ेंगे, इसका नाम है रूरल डेवलपमेंट। कोशिश करें क्लास की 10 मिनट के अंदर शुरू से लेकर एंड तक कंप्लीट चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर लें। तो वीडियो एंड तक देखना, अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। रूरल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? रूरल एरिया को डेवलप करना। आपको पता है हमारे इंडिया की जो मेजर पॉपुलेशन है वो आज भी रूरल एरिया में रहती है, और रूरल एरिया को डेवलप करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया तक माइग्रेट होते चले जाएंगे और भीड़ इकट्ठा होती चली जाएगी अर्बन एरिया में, और रूरल एरिया में खाली पड़ा रहेगा, वहां कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। सो रूरल डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, इकोनॉमिकल और सोशल कंडीशंस ऑफ पीपल लिविंग इन रूरल एरिया। टुडे रूरल डेवलपमेंट इज स्टिल रिमेन्स द कोर डेवलपमेंट ऑफ ऑल कंट्री। अगर तुम पूरे देश का डेवलप करना चाहते हो तो तुम्हें रूरल एरिया को भी डेवलप करना पड़ेगा। अगर बात करूं रूरल एरिया का डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहला जो है वो लैंड रिफॉर्म्स। भाई सीधी सी बात है, गांव में सबसे प्रॉब्लम किस में आती है? जमीन पे। विवाद किसके होते हैं? जमीनी स्तर पे विवाद होते हैं। तो लैंड रिफॉर्म्स मतलब नए नियम कानून लगाओ क्लास, जो आजकल के ज़माने में चलते हैं क्लास। आजकल के टाइम पे जो प्रॉब्लम्स हो रही है उसको देखते हुए क्लास लैंड रिफॉर्म्स करना है, रूल रेगुलेशन बदलना है लैंड ओनरशिप के रिगार्डिंग। गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है। रूरल एरिया में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता था, ना स्कूल, ना सड़क, ना क्लास ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम। इन सबको स्ट्रॉन्ग करने की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। रूरल एरिया में जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको डेवलप करो, लोगों को स्कूल्स हॉस्पिटल खोलो, सो दैट लोग अपना इलाज करा सके, लोग पढ़ सकें, हर कोई पढ़ लिख के अच्छा इंसान बन सके और इनकम जनरेट कर सके। गांव में पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम बनाना चाहिए। गरीबी को हटाने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, सरकार बना चुकी है पहले भी, लेकिन क्लास रियल लाइफ में वो इतने अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो पाते। डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, वहाँ के लोगों को रोजगार का मतलब कि अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, सो दैट वो वहाँ के लोग काम कर सके, रोजगार कमा सके, उनको माइग्रेट होने की जरूरत ना पड़े। अगर बात करते हैं रूरल डेवलपमेंट में सबसे कोर एलिमेंट जो है वो रूरल क्रेडिट। गांव के लोगों को बेसिकली खेती बाड़ी करनी होती है, तो अगर उन्हें कुछ पैसा मिल जाए सो दैट वो अच्छे बीज, अच्छी क्लास सीड्स खरीद सके, मशीनरीज को हायर कर सके। इसके अलावा क्लास जो भी ज़रूरत होती है इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इनको खरीदने के लिए अगर इनको पैसा मिल जाए तो ये अच्छी फसल करेंगे क्लास, अच्छी फसल लगा उसको बेच के सारा पैसा रिटर्न भी कर देंगे। सो रूरल क्रेडिट का मतलब क्या है कि गांव के लोगों को क्लास क्रेडिट मुहैया करना, जो कि जनरली उनको मिलता नहीं है। देयर आर टू टाइप ऑफ सोर्सेज। सबसे पहला है क्लास नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, जहां से क्लास किसान लोग उधार लेते हैं, और दूसरा इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, क्लास यहां से भी किसान लोग उधार ले सकते हैं। अगर बात करें नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज की, इसके अंदर कौन आता है? मनी लेंडर, साहूकार, जिनका मेन बिजनेस ही क्या होता है क्लास? उधार देना, और क्लास कुछ गिरवी रख लेते हैं या फिर क्लास कुछ लिखवा लेते हैं, मैनिपुलेट करते हैं क्लास उनके अकाउंट्स को, उनको बिना बताए उनसे ज़्यादा ब्याज चार्ज करते हैं, जो बहुत अनरीजनेबल है। बेचारा किसान जाए कहाँ? बैंक में जाता है तो बैंक गिरवी रखने को कहता है, उसके पास कुछ है नहीं, तो ये लोग क्लास बहुत ज़्यादा ब्याज चार्ज करते हैं। आजकल बहुत कम होता है, पहले बहुत होता था ये। रिलेटिव, अपने रिश्तेदारों से भी क्लास विदाउट इंटरेस्ट आप उनसे पैसा ले सकते हो। अगला है क्लास ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट। ये लोग क्या करते हैं? आपको लोन दे देते हैं, फिर आपको फोर्स करते हैं लास्ट में कि अपना सारा का सारा अनाज, सारी फसल जो है वो सस्ते रेट पे किसी और को बेच दो। नेक्स्ट है क्लास लैंडलॉर्ड। आपको पता है जमींदार, ये लोग भी किसानों को लोन देते हैं क्लास, और बहुत ज्यादा अनरीजनल रेट ऑफ इंटरेस्ट इनसे चार्ज करते हैं। तो ये चारों के चार हो गए नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज का मतलब क्या है? जो रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट है, जहां सरकार रेगुलेट करती है और देखती है कि कोई भी क्लास बहुत अनरीजनबल इंटरेस्ट पे तो ब्याज नहीं दे रहा है, कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा है, कुछ मैनिपुलेशन, धांधलीबाजी तो नहीं हो रही है। इसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, जहां पे गवर्नमेंट अप्रूव एजेंसी किसानों को लोन देती है। उसके अंदर सबसे पहला आता है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। ये क्लास एक ऐसी सोसाइटी, ग्रुप ऑफ पर्सन जो क्लास फंड कलेक्ट करते हैं क्लास, और मेंबर लोगों को लोन देते हैं। नेक्स्ट है क्लास लैंड डेवलपमेंट बैंक। ऐसा बैंक जो बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है फॉर द लैंड डेवलपमेंट, परमानेंट लैंड को डेवलप करने के लिए, पुराना लोन उतारने के लिए, मशीनरीज खरीदने के लिए, ट्रैक्टर वगैरह खरीदने के लिए। कमर्शियल बैंक, आप सबको पता है जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं वो भी क्लास किसानों को लोन देते हैं, लेकिन जो कंडीशन अगर किसान वो पूरी करे तो लोग लोन देते हैं। तो यहाँ से भी क्लास वो लोन ले सकते हैं, और इन सारे ही केसेस में क्योंकि ये इंस्टीट्यूशनल है तो यहाँ पे क्लास कोई भी किसान के साथ फ्रॉडगिरी नहीं होगी, कोई अनरीजनल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं होगा। ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक, जो बेसिकली जहाँ पे कमर्शियल बैंक नहीं होते, बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र में, वहाँ पे क्लास ये बैंक खुलते हैं क्लास, और ये भी किसानों को लोन देते हैं। तो गवर्नमेंट, सरकार तकावी लोन देती है बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। जब जहाँ फ्लड आ गया, आंधी तूफान आ गया मान लो, या उजड़ गया सबके सब वहाँ पे, तो वहाँ के लोगों को सरकार भी लोन देती है, तकावी लोन 6% पे। नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। भाई ये जो बैंक है ना क्लास नाबार्ड, ये क्या कहता है? एपेक्स बैंक है जो रूरल डेवलपमेंट का पूरा जिम्मा लेता है। सो नाबार्ड, जैसे आरबीआई एपेक्स है ना, उसमें से ये कंट्रोलर है, और ये ध्यान रखता है कि क्लास की जो रूरल एरिया है वो डेवलप हो सके, उसके लिए क्लास क्रेडिट मुहैया किया जा सके। सेल्फ हेल्प ग्रुप, ध्यान रखना क्लास, ये एक लिंकेज प्रोग्राम है माइक्रो फाइनेंस के लिए। यहाँ पे बेसिकली महिलाएं सारी जुड़ती हैं, आमतौर पर महिला,
हर महीने कुछ कुछ पैसे इकट्ठा करती हैं और पूल मनी से किसी एक इंसान को लोन दिया जाता है और क्लास वो उससे जो इंटरेस्ट लिया जाता है वो सारे लोग आपस में बांट लेते हैं। ऐसे करके हर महीने एक एक इंसान की बारी आती है कमेटी सिस्टम की तरह, और उनको पैसा दिया जाता है क्लास, और इंटरेस्ट जो होता है सब लोग आपस में बांट लेते हैं। ये सेविंग्स की हैबिट को जोड़ता है और बेसिकली लोन कंजप्शन पर्पस के लिए होता है। बात करें रूरल क्रेडिट सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है। अगर गांव के लोगों को, किसानों को उधार मिल जाए तो क्योंकि उनके पास इतना सेविंग्स नहीं होता है, वो रोज कमाते हैं रोज खाते हैं। एक सीजन काम किया, फसल खत्म, खा लिया पैसे को, मतलब खर्च कर दिया, फिर काम किया, फिर खर्च कर दिया। तो इनके पास प्रॉब्लम है इनसफिशियंसी, कि इनको जितने लोन की जरूरत है, जितने लोगों को लोन की जरूरत है, उतने लोगों को लोन एक्चुअली मिल नहीं पाता। इन एडुकेट अमाउंट ऑफ सैंक्शन, किसी को लोन अगर मिल भी गया तो इन एडुकेट, पर्याप्त नहीं रहता है। जैसे मान लो मुझे 5 लाख का लोन चाहिए तो मुझे 1 लाख का ही लोन मिलता है, जिसकी वजह से क्लास में वो काम तो नहीं कर पाऊंगा ना जो 5 में करने वाला था 1 में। लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस, अब मैंने आपको इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस इतने सारे बता तो दिए, लेकिन ये बहुत कम है। ग्रामीण बैंक हर जगह नहीं मिलता है, कमर्शियल बैंक हर जगह नहीं मिलता है, लैंड डेवलपमेंट बैंक हर जगह नहीं मिलता है। जो पुअर फार्मर्स हैं ना, जो अमीर फार्मर्स हैं, मार्जिनल फार्मर्स हैं, उन पर तो ध्यान दे देती है बैंक, उनको लोन दे देती है कहने पर, लेकिन जो गरीब किसान है उनको लोन नहीं देती बैंक। डर रहता है कि भाई कल कोई लौटाए ना लौटाए। ग्रोइंग ओवरड्यू, अब जो भी क्लास किसान है उनके ऊपर इतना ज़्यादा ओवरड्यू हो रहा है ना बैंक का, वो लोन की पेमेंट नहीं करते, इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं करते, जिसकी वजह से बैंक ना एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में, यार इनको लोन देंगे तो कहीं भाग ना जाए, कहीं ये बाद में मना ना करें, कहीं सरकार से गुहार ना लगाएं कि हमारा लोन माफ़ कर दो और हमारा असेट एनपीए ना हो जाए, तो वो डरते हैं क्लास, इसलिए कई बार वो लोन नहीं देते। ये सारी प्रॉब्लम है क्लास रूरल क्रेडिट की। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम। अनाज उगता है, वहाँ से लेकर क्लास डीलर खरीदते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, फिनिश बना के हमारे घर तक पहुँचाते हैं। ये पूरा का पूरा सिस्टम, इसमें जो भी काम हो रहा है, अनाज वहाँ से लेकर हमारे घर तक, हमारे टेबल तक पहुँचने में, इसको बोलते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम। चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, पैकेजिंग हो, प्रोसेसिंग हो, ग्रेडिंग हो, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स बीच में बने हुए हमारे तक पहुँचता है, इस पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं क्लास? एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम। किसान क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते थे पहले? सबसे पहली बात मैनिपुलेशन बाय बिग ट्रेडर। जो बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं ना, वो क्या करते हैं? वेट में मैनिपुलेट करते हैं, उनका अनाज सस्ते दाम में खरीद के आगे महंगे दाम में बेचते हैं। किसानों को इतना नहीं पता होता कि भाई मार्केट में क्या चल रहा है, ये लोग रियल लाइफ में कितना आगे बेच रहे हैं, बीच में कितने प्रोसेस ये लोग करते हैं। तो ये लोग क्लास मैनिपुलेट करते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती है क्लास, पैसे कम देते हैं क्लास। और दूसरी बात है, इनको मार्केट की इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, और ये लोग बेचारे क्या करते हैं, कहाँ स्टोर करेंगे? सारा का सारा सब्जियां हैं, टमाटर है, आलू है, प्याज है, कहाँ स्टोर करेंगे अगर नहीं बेचेंगे? इनका क्या है, फसल आया तुरंत ही बेच दो, अदरवाइज खराब हो जाएगा, तो सारी फसल खराब हो जाएगी और बर्बाद हो जाएंगे। तो ये 3 प्रॉब्लम जो है किसान फेस कर रहे थे। अब एग्रीकल्चर मार्केटिंग को इंप्रूव करने के लिए कैसे, किस तरीके से किया जा सकता है? सबसे पहले रेगुलेट मार्केट, मार्केट को रेगुलेट करो, नियंत्रण में लेके आओ। सरकार ने एक कमेटी बना रखी है जहाँ पे एक इंसान गवर्नमेंट का होगा, एक डीलर्स का होगा और एक इंसान किसानों का होगा, सो दैट कि किसी भी पार्टी को नुकसान ना हो। और क्लास जो रेट डिसाइड होगा, सब लोग मिलकर डिसाइड करेंगे रेट, और उसी रेट को क्लास, उसी रेट पे किसान अनाज बेचेगा और डीलर खरीदेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, रूरल एरिया में भी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी दो, स्टोरेज हाउस बनाओ, ट्रांसपोर्टेशन बनाओ क्लास, मशीनरीज डेवलप करो, उनको लोन दो। तो जितना डेवलपमेंट अर्बन एरिया में हो रहा है उतना ही डेवलपमेंट रूरल एरिया में भी होना चाहिए। सरकार यहाँ कर रही है तो वहाँ भी करना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी दोगे तो वो लोग भी आगे बढ़ सकेंगे, गाँव के लोग भी आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। उनको छोड़ छोड़ के माइग्रेट नहीं होना। आप में से कई सारे बच्चे 12th के बाद ग्रेजुएशन करने के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ मूव करोगे पूरे इंडिया में। कोई दिल्ली आएगा, कोई BH बनारस जाएगा, अलग अलग जगह मूव करोगे आप। सोचो अगर आपके यहीं पे आसपास ही कोई अच्छी यूनिवर्सिटी हो तो आप वहाँ पढ़ सकते हो। आपको घर वालों को छोड़ के नहीं जाना पड़ेगा, आपको कितना खर्चा होता है हर महीने वो बचेगा। अगला क्लास कोऑपरेटिव मार्केटिंग, सब लोग मिलजुल के मार्केटिंग करते हैं। अमूल इज ए कोऑपरेटिव मार्केटिंग एग्जाम्पल, अमूल का एग्जाम्पल है, लिज्जत पापड़ है क्लास गुजरात का। कोऑपरेटिव मार्केट में सब लोग मिलजुल के डिसाइड कर लेते हैं कि भाई हमने यूनियन बना लिया, हम इससे कम में दाम नहीं बेचेंगे। हम सारे किसानों ने यूनियन बना लिया कि भाई हम अपना अनाज इससे कम में नहीं बेचेंगे। दिस इज कॉल्ड कोऑपरेटिव मार्केटिंग। डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, इसके अंदर 3 चीजें आती हैं। MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सीधी सीधी बात है, जो किसान अनाज लेके आता है, सरकार कहती है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कहती है कि हम तुम्हारा अनाज एक इस रेट पे खरीद लेंगे मिनिमम, जो कि इक्विलिब्रियम रेट से भी ज़्यादा होता है। इक्विलिब्रियम रेट वो रेट जहाँ पे डिमांड सप्लाई दोनों बराबर है, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा रेट सेट करते हैं और इसको मिनिमम कर लेते हैं कि हम कम से कम इतना दाम तुम्हें देंगे तुम्हारे अनाज के, तुम हमें बेच दो। तो बाहर डीलर अगर उससे ज़्यादा दाम देता है तो आप बेचो, अदरवाइज मत बेचो। तो इससे किसानों को सिक्योरिटी मिल गई, चलो कम से कम सरकार तो हमें इतना दे ही रही है, बाहर मुझे इससे ज़्यादा ही मिलेगा, इससे कम नहीं मिलेगा। दिस इज कॉल्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सरकार जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इनसे सारा अनाज खरीदती है, उसका क्या करती है? बफर मेंटेन करती है, इमरजेंसी के काम आएगा, राशन बांटा जाएगा। PDS सिस्टम, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, BPL कार्ड होल्डर होते हैं, उनको राशन दिया जाएगा क्लास। और जहाँ पे सुनामी आ गई, बाढ़ आ गया, उस एरिया में क्लास ये राशन जाके बांटते हैं। जहाँ ज़रूरत है, जहाँ फसल अच्छी नहीं हुई, वहाँ पे क्लास ये करते हैं, इस राशन को बांटते हैं। ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल,
अब किसानों को ग्रोथ करने का ना बहुत अलग अलग तरीका है। कई बार जो बड़ी बड़ी क्लास एजेंसीज होती हैं, बड़ी कंपनीज, मैकडी हो गया क्लास, बर्गर किंग, सबवे हो गया, क्या है, केएफसी हो गया, पिज़्ज़ा हट है, बर्गर किंग है, स्वाद आटा है, राजधानी बेसन है। तो ये लोग क्या करते हैं, किसानों से कांटेक्ट करते हैं, किसानों से कांटेक्ट करते हैं कि आप हमारे लिए इतना ये चीज़ उगा दो और हम आपको बताते हैं कैसे कैसे उगाना है, पूरी ट्रेनिंग देते हैं, बीज देते हैं, सब कुछ देते हैं, बस आप मट्टी पे उगा के बड़ा करके पौधा सारी चीज़ जो है फिनिश करके वो हमें दे दो और हम आपको अच्छा खासा पैसा देंगे। इससे क्या होता है, किसानों की अच्छी इनकम जनरेट हो जाती है और क्लास ये लोग इनको पेमेंट जो देते हैं वो भी अच्छा देते हैं। दिस इज कॉल्ड इमर्जिंग ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल। आजकल क्लास ऐसा ही चल रहा है। और इवन आप आजकल क्या है, ऑप्शन है किसानों के पास, किसान डायरेक्टली जाके मंडी में बेच सकता है अनाज। जैसे क्लास यहाँ पे अपनी मंडी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में है, हदासपुर मंडी पुणे में, रिजू बाजार जो है वो वेजिटेबल और फ्रूट मार्केट है आंध्र प्रदेश के अंदर, उजावर सैंडीज तमिलनाडु में, और ये सारी जगह क्लास किसान डायरेक्टली जाके जो लोग हैं उनको अनाज बेच सकता है। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी फसल अच्छी हो, तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, क्रॉप रोटेशन। सीधी सी बात है क्लास, अगर सब लोग खेतीबाड़ी करेंगे तो क्या पता कभी फसल अच्छी नहीं हुई तो सब लोग क्या करेंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो कुछ ना कुछ डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा, कुछ नॉन फार्म एक्टिविटीज भी करनी पड़ेगी, क्रॉप को रोटेट करना पड़ेगा, कुछ हॉर्टिकल्चर करना पड़ेगा। आपने देखा होगा गाँव में लोग कुछ ना कुछ गाय भैंस बकरी पालते हैं, मुर्गी पालते हैं, मछली पालते हैं। गांव में आपने देखा होगा कि लोग अपने बागान में कुछ कुछ उगाते हैं, कुछ सब्जियां उगा लेते हैं क्लास। तो ये सारी चीज़ें क्लास है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी। और इसका फ़ायदा क्या होगा, सबसे पहली बात कि रिस्क कम हो जाएगा। कल को फसल अच्छी नहीं हुई मान लो तो आप कहीं ना कहीं इनकम जनरेट करोगे। मल्टीपल क्रॉप आप एक टाइम पे उगा सकोगे तो आपकी इनकम कई गुना बढ़ जाएगी। एग्रीकल्चर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, ऑलरेडी लोग एग्रीकल्चर में भरे पड़े हैं, तो कुछ और काम करोगे तो इनकम आपको ज़्यादा मिलेगी। इंपॉर्टेंस क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जो है क्लास, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करोगे, क्रॉप रोटेट करोगे ना, तो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी और अनाज अच्छा उगेगा और पैदावार अच्छी होगी अगले साल, और इवन कीड़े मकोड़े भी नहीं लगेंगे। सो नॉन फार्म एरिया कौन कौन सी चीज़ें हैं क्लास नॉन फार्म एरिया के अंदर? सबसे पहले एनिमल हस्बेंड्री है, लाइफ स्टॉक फार्मिंग। इसमें सबसे ज़्यादा शेयर है पोल्ट्री का। पोल्ट्री क्लास सबसे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा क्लास पोल्ट्री का शेयर जो है वो क्लास इंडिया में है। बाकी एनिमल हस्बेंड्री भी लगभग सेकंड नंबर पे है चाइना के बाद। तो एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन, कोई भी जानवर इंसान पाल सकता है क्लास, जो भी गाय भैंस हो गया, बकरी हो गया, बैल हो गया, कोई भी इंसान पाल सकता है क्लास। दिस इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। ठीक है। सेकंड है डेयरी, बेसिकली कुछ डेयरी एनिमल, गाय हो गए क्लास, बकरी हो गए क्लास, भैंस हो गया, जो दूध देते हैं बेसिकली, जो मिल्क प्रोडक्ट, सो दैट आप मिल्क प्रोडक्ट, जो मिल्क है उससे डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट बना के उसको बेच सको, या सीधा सीधा मिल्क ही बेच सको। तो ये एक एक्स्ट्रा इनकम आ जाती है। भाई गाय आप पाल रहे हो, साथ में फसल भी कर रहे हो, तो ये एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो जाती है और क्लास सिक्योरिटी रहता है। कल फसल अच्छी नहीं हुई तो फिर आप यहाँ पे दूध बेच सकते हो। फिशरीज, मछली पालन। मछली पालन काम ऐसा है जो फिशिंग कम्युनिटी ही करती है, जो सालों साल यही काम करते हुए आ रही है। हालांकि इनकी इनकम कम होती है, इनके हालात बहुत खराब होते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा इनको मिलता नहीं, पानी में रहते हैं, कई बार इनकी जान को भी रिस्क रहता है क्लास, ये समंदर में जाते हैं फिर कई बार लौट के नहीं आते। तो फिशरीज का काम भी एक नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ हो गया, फार्मिंग नहीं है लेकिन क्लास एक तरीके से मछली पालन भी की जाती है और ये एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करता है नॉन फार्म एक्टिविटी। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर बेसिकली क्या होता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए। अब इंडिया में क्लास मैंगो कितना ज़्यादा होता है क्लास, बहुत सारे फ्रूट्स है, लीची है, तो जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कल्टीवेशन है उसको बोलते हैं क्लास हॉर्टिकल्चर। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ध्यान रखना, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लास, आईटी सेक्टर, डेटा कलेक्ट करना, कहाँ पे कितनी फसल हो रही है, कहाँ फूड इनसिक्योरिटी होगी, ये पहले से जज कर लेते हैं सो दैट कि कभी इमरजेंसी आई तो वहाँ पे सप्लाई कर सके, पता कर सके। दिस इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये क्लास नॉन फार्म एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, लोग यहाँ भी काम करते हैं और एक एक्स्ट्रा इनकम को जनरेट करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग, हमेशा हर कोई सोचता है उसका पौधा हेल्दी रहे, फसल अच्छी हो, पौधा हेल्दी रहे क्लास, और फ्रूट्स वेजिटेबल जो भी है या जो भी आउटकम है वो ख़राब ना हो। कोई भी प्लांट हेल्थ के बारे में नहीं सोचता। ऑर्गेनिक फार्मिंग प्लांट हेल्थ की बात करता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग कहता है कि इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ ना करके नेचुरल तरीके से ग्रीन मैन्योर का यूज़ करके अगर हम पौधा उगाएं तो फसल जो उगेगी क्लास वो अच्छे दाम पे जाएगा मार्केट में, टेस्टी होगा फ्रूट वो या वेजिटेबल जो भी होगा, उसके अंदर न्यूट्रिशन लेवल होगा, सबसे बड़ी बात वो हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं करेगा। तो इसी को बोलते हैं क्लास ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी ऑर्गेनिक तरीके से ये देखो क्लास इस तरीके से खाद बनाया जाता है नेचुरल तरीके से, सो दैट क्लास की हमारी मिट्टी की हालत अच्छी रहे। क्रॉप अगर मिट्टी खराब हो गई तो फिर देखो पौधा कैसे उगेगा। तो अब सॉइल हेल्थ के बारे में सोचें, इन्वायरमेंट को पॉल्यूट नहीं करेंगे नेचुरल तरीके से। इसमें टाइम लगता है, काफ़ी डीमेरिट भी है, ऐसे क्लास सामान बहुत महंगा होता है, लोग नहीं खरीदते मार्केट में, इसलिए लोग अवेयर नहीं होते, लोग काम नहीं करते। सो ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है क्लास, नेचुरल तरीके से क्रॉप रोटेशन, ग्रीन मैन्योर, कॉम्पोस्ट एंड बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल का यूज़ करके ये लोग क्या करते हैं, फसल उगाते हैं जिसमें सॉइल की हेल्थ बनी रहती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के बेनिफिट
सबसे पहला क्या है क्लास, नेचुरल इन्वायरमेंट टू इन्हांस दी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा एग्रीकल्चर में नेचुरल तरीके से। और जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो पेस्टिसाइड फ्री है, तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा क्लास, इन्वायरमेंट भी क्लास अच्छे से इसमें हेल्दी रहेगा। क्रॉप डाइवर्सिटी ऑर्गेनिक फार्मिंग क्रॉप को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, अलग अलग क्रॉप उगा सकते हैं। इंप्रूव सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है इससे। ऑर्गेनिक फार्मिंग इंप्रूव द हेल्थ ऑफ पीपल, लोगों की हेल्थ भी अच्छी होती है, पूरा न्यूट्रिशन मिलता है इसके अंदर, इकोसिस्टम भी अच्छा रहता है क्योंकि कोई जीव जंतु मरते नहीं इसमें। यूजिंग फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड ग्राउंड वाटर इज पॉल्यूटेड, अगर हम फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड छिड़केंगे तो मट्टी भी खराब होती है, हवा भी खराब होती है, ग्राउंड वाटर भी खराब होता है, वाटर पॉल्यूशन भी होता है, हमने पढ़ा था। लेकिन विद ऑर्गेनिक फार्मिंग क्लास, ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऐसा कुछ नहीं होता, वाटर एयर पॉल्यूशन नहीं करता है, बिकॉज खेती बाड़ी जो हो रही है वो नेचुरल तरीके से हो रही है। ये क्लास सारे के सारे बेनिफिट है ऑर्गेनिक फार्मिंग के। तो प्रॉब्लम क्या है क्लास ऑर्गेनिक फार्मिंग में, सबसे पहले लैक ऑफ अवेयरनेस, लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है, लोग ना ही ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं ना ही उसका प्रोडक्ट खरीदते हैं, लोग उसी तरीके से चलते आ रहे हैं जैसा अभी तक चल रहा है। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग को अगर आप चाहते हो अच्छा हो, इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट रहे, पॉल्यूशन ना हो, अच्छा खाना मिले लोगों को, तो भैया सरकार को कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इंप्रूव करना पड़ेगा, सरकार को सपोर्ट भी करना पड़ेगा, फाइनेंशियल हेल्प देनी पड़ेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए इनपुट का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। अब सोचो क्लास, आप नेचुरल तरीके से कोई चीज़ें बना रहे हो तो बहुत टाइम लगता है और कॉस्ट भी बहुत इंगेज होता है। आउटपुट उतना ज़्यादा नहीं मिलता है क्लास, क्योंकि वो छिड़काव करते हैं, केमिकल डालते हैं, तो आउटपुट बहुत ज़्यादा मिल जाता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में आउटपुट उतना नहीं होता है। शॉर्टर फूड लाइफ बहुत कम होती है, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग नेचुरल तरीके से फ्रूट वेजिटेबल बनते हैं ना, उसके ऊपर वैक्स नहीं लगाई जाती, तो लाइफ थोड़ी कम होती है। आप देखो दवाइयाँ वगैरह जो सेब आते हैं ना, उसके ऊपर एक प्लास्टिक की वैक्स लगती है, चमकता है एकदम लाल लाल, आपको लगेगा ये प्लास्टिक का है होता असली है, लेकिन वैक्स लगाई जाती है सो दैट वो लंबे समय तक प्रोटेक्टेड रहे, खराब ना हो। ऑर्गेनिक फार्मिंग नेचुरल तरीके से होता है तो ऐसा कुछ होता नहीं, तो उसकी लाइफ थोड़ी स्मॉल रहती है। ये सारी प्रॉब्लम है ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर। बस खत्म। तो उम्मीद है क्लास ये चैप्टर आपको पूरा अच्छे से समझ आएगा। मैंने कोशिश करी क्लास हर चीज़ रिवीजन करने की, बिफोर एग्जाम में और इन डेप्थ डिटेल रिवीजन लेके आऊँगा बिफोर बोर्ड एग्जाम, बट तब तक के लिए प्लीज़ सपोर्ट करो और इससे क्विक रिवीजन हो गया, मुझे अपना फीडबैक जरूर दो, अच्छा लगे तो शेयर करो इसे क्लास अपने सारे क्लासमेट सारे दोस्तों में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।